हम लोग अभी तक IS 1786 में हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील के बारे में, जो उसमें डिफरेंट ग्रेड क्या है, केमिकल कंपोजिशन रिइंफोर्समेंट स्टील की क्या होती है, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में स्टडी किया। इंडियन स्टैंडर्ड 1608 में उसके टेंसाइल टेस्टिंग कैसे की जाती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसका हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, उन सब के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। IS इंडियन स्टैंडर्ड 2502 1963 में बार बेंडिंग शेड्यूल की डिटेल कैसे बनाते हैं उसके बारे में दिया गया है। इसकी किसी भी स्ट्रक्चर के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट वी शुड प्रिपेयर द बार बेंडिंग शेड्यूल एज पर डिजाइन, और उसको क्या कहते हैं प्रॉपर्ली बनाने के बाद में साइट पे वर्कर्स को या जो उसको बनाने के रिस्पॉन्सिबल है, जो उस चीज़ को देख रहा है, उसको दिया जाए। उसके बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे कि 2502 में क्या प्रोविजन दिया गया है, कैसे निकालते हैं, एंड हुक और बेंड क्या होते हैं, उन सब के बारे में आगे वीडियो स्टडी करेंगे। बिफोर दैट हम लोग एक छोटा सा वीडियो इस पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड क्यों करते हैं। जैसा हम लोगों को पता है कि कंक्रीट जो है कंप्रेशन में तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बट टेंशन में उतनी ही वीक होती है। तो हम लोग पहले किसी भी स्ट्रक्चर की, वो बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, या कोई भी कंपोनेंट हो स्ट्रक्चर का, उसकी एनालिसिस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, डिफरेंट जोन में टेंसाइल फोर्सेस कितना, टेंसाइल फोर्सेस की वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस कितना डेवलप हो रहे हैं, उस सबको फाइंड आउट करते हैं। फिर उन लोकेशंस पे जहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस है, तो एडिक्वेट मात्रा में प्रॉपर्ली एंकर्ड स्टील प्रोवाइड करते हैं, सो दैट स्ट्रक्चर डजंट फेल एंड इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो क्योंकि यदि हम टेंसाइल फोर्सेस को लेने के लिए एडिक्वेट मात्रा में स्टील नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो बिकॉज ऑफ टेंसाइल लोड स्ट्रक्चर विल फेल। To maintain the equilibrium of structure, provide the tensile जो reinforcement. So एक छोटा सा एग्जाम्पल से, एक बीम है जो कि 4 मीटर उसका स्पैन है, और उस पर लोडिंग है लोड 2 किलोमीटर पर मीटर का, तो उसके वजह से कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, उसकी वजह से टॉप फाइबर पे और बॉटम में कितना टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेस के लिए क्या करना है और कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए क्या करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस स्मॉल एग्जांपल। सो वी नो दैट m over I equal to sigma over y depth from the neutral axis to the top of fiber, top surface. So m is given by WL square by uniformly distributed load. Maximum bending moment is WL square by 8. So m equal to W is 2, L is 4 to the power 2 divided by 8. So maximum bending moment will be 4 kilonewton meter. Now moment of inertia I xx along the xx I will be, it is given by the formula BDQ by 12. Where V is width of the structure, that is 5 centimeter, and depth of the structure is 10 centimeter. So V is 5 centimeter and depth is 10 centimeter divided by 12. So this will be 5 divided by 12 is 0.416 into 10 to the power 3 centimeter to the power 4. It can be converted into the meter to the power 4, 0.416 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 8 meter to the power 4. So in meter it will be 0.416 into 10 to the power minus 5 meter to the power 4. Now
Let us input the values in the formula to find out the maximum stress. So sigma is equal to m into y upon I. So here m is 4 kilonewton meter, y is equal to depth 10, so it will be 5 centimeter, and I we just determined 0.416 into 10 to the power minus 5. Let us input this value in this formula. So m is 4 kilonewton meter, y is 5 centimeter, nothing but 0.05 meter, upon I is 0.416 into 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5 kilonewton per meter square. So let us convert it into 4 into 5 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power 5 divided by 0.416, 0.416. So 20 divided by 0.416, 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 5, and kilonewton is nothing but 10 to the power 3. And again it is in meter square, so centimeter in mm square, it will be 10 to the power 3 into 10 to the power 3. So it will become Newton per mm square. Newton per mm square. This will get cancelled. So it will be 20 upon 0.416 is nothing but 48. So we get 48.07 Newton per mm square. So the compressive stress will be 48 MPa, as well as tensile stress will be in the bottom fiber will be 48 MPa. So compressive stress will be 48 MPa and tensile stress will be 48 MPa. So we can design concrete for the 48 MPa stress, but we cannot have the tensile stress of concrete of 48 MPa. For that reason, we need to provide the reinforcement in the tensile zone to keep the structure in equilibrium. Otherwise, it will break and fail. So to cater to such a magnitude of stress which is developed in the bottom of the beam, because once we load the beam, the compression will develop at the top fiber, and tensile due to tensile force, tensile stresses will develop at the bottom, and it will start showing the flexural strength. If we do not provide the adequate quantity of reinforcement, eventually it will fail. So to cater these cracks and provide the failure of beam, we provide the properly anchored reinforcement at the bottom of beam as per design. So beams in beams the tensile forces is at top. In the beam, tensile forces will be at bottom, and compressive forces will be at top. But in case of cantilever like pier, cap, etc., nowadays a lot of cantilever structures are being made. In that, tensile zone will be at top, and the tensile reinforcement, there will be cracks develop. If we do not provide the reinforcement, it will break from the top to the bottom. So we provide the steel at top to take care of tensile forces. Tensile stress developed due to the load in case of cantilever. So tensile zone in the case of cantilever, it will be at top. In case of beam, it will be at bottom. So different kind of tensile forces act over the structure. Like in case of pylon, it will the tie beam is provided, it will tend to go outside. So tensile reinforcement is provided to take care of the axial forces due to
beam stretching outside. In case of some support is provided, for some regions temporary support is provided at the bottom of the any beam or slab. So due to that, a crack will develop at top because tension will shift to the top. So to cater that also we need to have a proper design to provide the structural reinforcement. In case of carvel, we load the carvel and adequate tensile reinforcement will be provided to avoid this kind of crack. Sometimes carvel collapse because the tensile reinforcement is not provided at the top to take care of the tensile forces. Sometimes piers also get cracked in the center or some wall also at the center because of the tension cracks. The tensile reinforcement is not provided to take the tensile forces. So guiding principles, हमको reinforcement बार की डिजाइन के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में इस स्लाइड में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला गाइडिंग प्रिंसिपल है कि डिटरमाइन लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। एक्टिंग ओवर स्ट्रक्चर, यदि हमको लोकेशन और डायरेक्शन, तो जहाँ पे भी टेंसाइल जोन है तो वहाँ पे हम लोग यदि हम प्रॉपर्ली उसको एनालिसिस करेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये लोकेशन पे टेंसाइल फोर्स की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और उस पर कितना स्टील प्रोवाइड करना चाहिए, कितना एंकरेज देना चाहिए, सो दैट स्ट्रक्चर रिमेन इन द इक्विलिब्रियम। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर वी नीड टू नो वेयर द टेंसाइल स्ट्रेस आर देयर, वेयर कंप्रेसिव स्ट्रेस आर देयर। ये प्रॉपर एनालिसिस टू बी done. Then once we know that, provide adequate quantity of reinforcement steel properly anchored। मतलब कि यदि इसमें हम प्रॉपर्ली एंकर्ड reinforcement स्टील नहीं प्रोवाइड करेंगे, से वी प्रोवाइडेड अप टू दिस मच ओनली, सो यदि टेंसाइल फोर्स जहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक उसका इफेक्ट रहेगा वहाँ तक तो प्रोवाइड करना ही है, उसके बियॉन्ड जा करके प्रॉपर्ली एंकर हो सो दैट लोड कैन बी ट्रांसफर टू दी स्ट्रांगेस्ट पोर्सन। whatever load is coming due to this weakness should be properly transferred to the ends wherever it is possible to anchor it. So anchor means transferring the load at the locations where it can be transferred. So it should be properly anchored. It should not be that just provided and when the load comes, because of that it snaps and structure collapse. So for engineer it is very important कि proper साइड के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर आजकल फेल हो रहे हैं, प्रॉपर्ली रिइंफोर्समेंट की प्लेसमेंट नहीं होने से भी ज़्यादातर क्या कहते हैं स्ट्रक्चर फेल हो रहे हैं। वो प्रॉपर ग्रेड के नहीं होते हैं, वो प्रॉपर स्पेसिंग में नहीं होते हैं, या उनके प्रॉपर एंकरेज नहीं होता है, या उनके डेवलपमेंट लेंथ बॉन्ड लेंथ प्रॉपर नहीं होती है, या लैप लेंथ में इनएडिक्वेसी रहती है। ऑल दिस कैटर टू दी फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक इंजीनियर के लिए जो भी स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहा है, ही शुड बी वेरी सेंसिटिव लाइक ए डॉक्टर। उसको पूरी चीजें पता होनी चाहिए कि मेरी ये छोटी सी मिस्टेक से देयर विल बी अ लॉट ऑफ लॉसेस। सो उसको अवॉइड करने के लिए इंजीनियर जो भी स्ट्रक्चर का जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बनवाने का, उसको इसके बारे में स्टडी करना चाहिए, जानना चाहिए कि हाउ माई रिइंफोर्समेंट शुड बी इन द स्ट्रक्चर। कंक्रीटिंग अनदर इम्पोर्टेंट है, बट उसके जो अंदर में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है दैट प्लेज वाइटल रोल, उसका फेलियर जो है नोटिस नहीं होता है और फेल हो जाता है और बाद में एनालिसिस भी नहीं हो पाता है। सो एनालिसिस करके भी कोई फायदा नहीं है, इट शुड बी प्रोवाइडेड। जब मरीज मर ही गया तो उसका फिर डॉक्टर का मतलब क्या रहा। तो प्रोवाइड adequately anchored rebar to take care of
tensile forces. Third, in case of structure, we should use only high strength deformed bars and proper ductile high strength deformed bar, so that it should have inherent capacity to, when there is a need, it can go take some certain elongation within the stress limit, and should not fail because of excessive load. So it should give the proper indication before failure. So we should use the high strength deform bar in the structures. That too, ductility, high strength deformed bar. Deformed bars at 500, 500D, 550D, FE 500D, FE 550D, etc. So to take जहाँ पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ अपना टेंसाइल फोर्सेज की वजह से वो फेल हो सकता है, वो स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ इन अगेंस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट, वहाँ पे हम लोग को HYSD मतलब हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार ही यूज करना चाहिए. फोर्थ, do not rely on the ability of the tensile stress taking capacity of the concrete. Do not rely on the tensile stress taking capacity of the concrete. Do not rely on the tensile stresses taking capacity of concrete. जो कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस रहता है, जैसे कि 0.7 रूट FCK, तो 20 MPa है, तो उसमें 3 MPa के आसपास रहता है, बट दैट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंट टू इंजीनियर्स, बिकॉज उसका कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है, तो इतना रहेगा ही, एंड इट विल उसको स्टील के फेल होने के पहले ही क्रैक दे देगा और उसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है. सो रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए व्हाइल डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर और इन द फील्ड. फिर अनएक्सपेक्टेड लोडिंग की वजह से, कभी ट्रैक माउंटेड व्हीकल या किसी की वजह से रिपीटेड लोड की वजह से ऑस्किलेशन होते रहता है स्ट्रक्चर में, सो बिकॉज ऑफ दैट देयर में भी सम क्रैक में डेवलप, तो उसके लिए, या कभी कंफाइन हो जाता है स्ट्रक्चर, उसको प्रॉपरली टेम्परेचर की वजह से जो भी इलांगेशन उसमें बढ़ेगा, उसके लिए वो नहीं रहता है, नॉन फंक्शनिंग ऑफ एक्सटेंशन जॉइंट, एंड ऑल्सो क्रैक डेवलप हो जाता है स्लैब में या बीम में, तो उसको टेक केयर करने के, अनएक्सपेक्टेड लोडिंग की वजह से जो भी क्रैक में डेवलप इन द स्ट्रक्चर उसको भी एडिक्वेटली रिइंफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड करना चाहिए. तो प्रोवाइड एडिक्वेट रिइंफोर्समेंट to take care of cracks may develop due to unexpected loading. एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट जो भी हमारी रिइंफोर्समेंट डिजाइन हो, जो भी उसके रिइंफोर्समेंट डिजाइन हो, उसे प्रॉपर्ली कंक्रीटिंग करने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए, स्पेसेज इनर में जो भी क्या कहते हैं काम करना है, उसके लिए इंजर्ड प्रोवाइड करने के लिए, ऑल इसके लिए वो प्रॉपर्ली डिजाइन होना चाहिए. उसके बारे में IS 456 में दिया हुआ है, उसका हम लोग सेपरेट स्टडी करेंगे कि रिइंफोर्समेंट मिनिमम स्पेसिंग क्या होनी, मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, मिनिमम डाया बार क्या होना चाहिए,
कवर क्या होना चाहिए, हुक क्या होना चाहिए, बेंड क्या होना चाहिए, आगे आने वाले वीडियोज में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो थैंकिंग यू वेरी मच। विल soon take up bar bending schedule as per IS 2502. Thank you.